हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। ठीक है, तो आपका रीट मेंस 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, और मे बी आपने फॉर्म भरना स्टार्ट भी कर दिया होगा, क्योंकि जितने जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना आपको फायदा रहेगा। बाद में क्या है, लास्ट में कोई ग्लिच ना आ जाए, तो इसलिए ये कहा जाए कि भी जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके आप क्या फॉर्म्स भर लीजिए। तो आपके पास टाइम काफी कम है। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने उतनी तैयारी नहीं की किसी कारण से, कि भी पोस्ट आगे बढ़ सकती हैं, पेपर आगे जा सकता है किसी कारण से। ठीक है, तो अब पिक्चर क्लियर है कि भी कोई भी आपका आगे पीछे होने वाला नहीं है, एग्जाम डेट पे हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपको पूरा कोर्स करना है। क्या है, पूरा कोर्स करना है। तो आपके फायदे के लिए क्या है, हम स्टार्ट कर रहे हैं लेवल 2 के लिए साइंस मैथ्स का फ्री क्रैश कोर्स। ठीक है, तो पहले क्या है, हम साइंस को कवर करेंगे, जितना हमें टाइम मिलेगा उतने के अंदर क्या है, हम साइंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। और ये क्रैश कोर्स खास करके क्या है, उन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं होगा या वो नहीं होगा, तो दोनों में रहेगा। तो इंग्लिश मीडियम्स के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उनको ये चीजें जल्दी से क्या है, मिलती नहीं है। तो स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम को सोचकर इसको क्या स्टार्ट किया जा रहा है, क्रैश कोर्स को। तो पहले क्या, हम साइंस को स्टार्ट करेंगे, तो साइंस को पहले कवर करेंगे। तो अगर आपको लगे कि आपको मैथ्स भी करनी है इसी तरीके से, और दूसरी तरफ आपको नोट्स भी क्या है, थोड़े बहुत हल्के फुल्के जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, जो भी जरूरत होगी, तो वो आपको क्या है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसको आप क्या कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वो चीजें क्या है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मैथ्स भी इसी तरीके से करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा कि मैथ्स को भी आपको इसी तरह से करनी है। तो मैथ्स भी क्या है, उसी लेवल पे हम कुछ दिनों बाद स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, हम साइंस को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सिलेबस में आपके कोई मोड चेंज नहीं हुआ है, जैसा सिलेबस पहले था वैसा का वैसा ही आपको सिलेबस मिला है। पहले हम क्या है, थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम क्या है, पढ़ना शुरू करेंगे। और जितना जल्दी हो सकेगा हम इस कोर्स को क्या है, कवर करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन कोर्स है एक तरह से। तो थोड़ा फास्ट चलेगा। हर चीज क्या है, डिटेल में करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज छोड़ेंगे, लेकिन वो स्पीड हमारी क्या है, थोड़ी सी फास्ट रहेगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। 2 महीने का हमारे पास ऑलमोस्ट टाइम है, और उसी में हमें इसे क्या है, कवर करना है। तो हम देख लेते हैं पहले। तो आपको पता है, ये आपकी साइंस क्या है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। और लेवल आपको 10th तक का रखना है। उन्होंने आपको बोल रखा है कि 10th लेवल तक आपको काम करना है, 10th 12th तक। तो ये देख लेते हैं भी सिलेबस में क्या है। देखिए, केमिस्ट्री के अंदर अगर हम सिलेबस देखें, तो आपके पास में आता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी परमाणु और अणु। ठीक है, फिर आता है मोल कॉन्सेप्ट, यानी मोल सिद्धांत, मोल क्या होता है, चीजें होती है। फिर केमिकल फॉर्मूला, कि भी रासायनिक सूत्र आप कैसे निकालते हैं, किस तरह से वो निकल कर आता है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना क्या चीज है। ठीक है, फिर आता है एलिमेंट, यानी तत्व, यौगिक, कंपाउंड, मिक्सचर, मिश्रण, केमिकल एंड फिजिकल चेंज, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हम किससे कहते हैं। ठीक है, फिर इसी से रिलेट करके आ जाता है, यहां से ही जो हम ये चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां से ही फिर क्या है, केमिकल रिएक्शंस आ जाती हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। और उनको जब हम पेपर पे प्रदर्शित करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, तो हम उसे कह देते हैं इक्वेशन या समीकरण कह देते हैं। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण व अपचयन क्या होता है। फिर एसिड यानी अम्ल, बेसिस क्षार, सॉल्ट यानी लवण, पीएच स्केल आपको पता है, पीएच स्केल यानी पीएच मापक्रम जिसे हम बोलते हैं। स्केल का मतलब होता है मापक्रम, तो पीएच मापक्रम क्या है, कार्बन और उसके यौगिक। ये तो आपका क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है, तो ये केमिस्ट्री के अंदर आता है। फिर अगर हम देखें बायोलॉजी में, ठीक है, तो बायोलॉजी में आपके ये सेक्शंस आ रहा है। इन सेक्शन में क्या है, सेल यानी कोशिका, उसकी संरचना, और कोशिका के अंदर जो भी उसके अवयव होते हैं, उनके फंक्शंस यानी उनके कार्य कौन से होते हैं, जो भी उनके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज जिसे हम बोलते हैं, उनके स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन कैसा होता है। फिर टिश्यू यानी उत्तक, तो उत्तक दोनों पढ़ने हैं आपको। पादप यानी प्लांट टिश्यू भी पढ़ने हैं, और आपको एनिमल टिश्यू भी पढ़ने हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, यानी सरल और जटिल उत्तक। ठीक है, सरल उत्तक, ठीक है, जो सरल होते हैं, और जटिल उत्तक। फिर कहता है बायो प्रोसेस, यानी जैविक प्रक्रम, मतलब क्या है, ये आपके क्या आ जाती है, फिजियोलॉजी आ जाती है। ठीक है, कार्य की जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी, कार्य की। तो डाइजेशन, ठीक है, पाचन, रेस्पिरेशन, श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, सर्जन, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप ब्रेन और किसको पढ़ते हैं, हार्मोन्स को पढ़ते हैं।
फिर रिप्रोडक्शन, क्या प्रजनन, यानी जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या करता है, रोल ऑफ हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स का प्रजनन में क्या रोल होता है, क्या योग होता है, ठीक है। फिर आपके पास में आ जाती है डिजीजेस, यानी रोग, और कंटेजियस का मतलब फैलने वाले रोग, जो रोग क्या है फैलते हैं। और दूसरे क्या है माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीवी, यानी बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सारी चीजें होंगी। इनसे कौन से रोग होते हैं तो आपको पढ़ने हैं। फिर बायोकेमिकल साइकिल, चक्र, यानी बायो का मतलब जैव, केमिकल रासायनिक चक्र जो होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, जिसमें ऑक्सीजन का आ जाता है, वो सारे आते हैं। फिर मेन एलिमेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के मुख्य अवयव क्या हैं और उनसे उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन सी होती है। जैसे भोजन के 6 अवयव पढ़ते हैं आप, ठीक है, फैट, विटामिन, फैट, मिनरल, प्रोटीन, वाटर और रफेज, ये चीजें आ जाती है इसके अंदर। तो ये चीजें आपके पास। फिर बैलेंस डाइट, संतुलित आहार हम किसे कहते हैं। फिर आपके पास आ जाता है फिजिक्स, फिजिक्स में बल और लॉज ऑफ मोशन, यानी गति के नियम कौन से होते हैं, क्या बल और गति के जो न्यूटन के 3 नियम दे रखे हैं वो। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब विद्युत धारा किसे कहते हैं, और सर्किट यानी परिपथ, जो परिपथ बनाया जाता है उसमें विद्युत धारा कैसे बहती है, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम का नियम, ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस, क्या है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध को जब आप जोड़ेंगे तो उसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब ये कि जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है अलग अलग तरीके से तो उस समय उसका जो प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, ठीक है। फिर थर्मल, केमिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी जो धारा है उसका, थर्मल का मतलब होता है तापीय प्रभाव क्या होता है, केमिकल मतलब रासायनिक प्रभाव क्या होता है, और मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। कि जब धारा बहती है, ठीक है, तो वो ऊष्मा उत्पन्न करती है या नहीं करती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है या नहीं होती है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स का मतलब चुंबकीय प्रभाव, क्या चुंबकीय क्षेत्र बनता है या नहीं बनता है, तो ये इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण, कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, और उससे संबंधित केपलर्स के नियम, केपलर्स के नियम क्या है, प्लैनेट्स और, ठीक है, ध्रुवों और जो ध्रुव और जो सौर मंडल वगैरह चीजें होती है उन पर क्या है एप्लीकेबल या लागू होता है, ठीक है। बॉयंसी, उत्प्लावन, यानी किसी भी चीज को अगर आप द्रव में डुबोते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर किस प्रकार का बल लागू होता है, तो ये सारी चीजें क्या है बॉयंसी में पढ़ते हैं। और इसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत। फिर आपके पास में आ जाता है टेम्परेचर, ताप और ऊष्मा क्या होती है, ठीक है। थर्मोस्टेट, ताप स्थिर मापी क्या होता है। फिर प्रोपोगेशन ऑफ हीट, यानी हीट जो है, ऊष्मा जो है किस तरह से बहती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसका प्रोपोगेशन या संचरण जो होता है वो कैसे होता है। फिर साउंड यानी ध्वनि, ध्वनि क्या होती है और ध्वनि किन किन कारकों पर निर्भर करती है और ध्वनि के विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। फिर आपके पास में आ जाता है ये है लाइट का पार्ट, यानी प्रकाश, ठीक है। प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्शन, और उसका रिफ्लेक्शन, परावर्तन किसे कहते हैं। फिर वो परावर्तन आप मिरर्स यानी किससे कर रहे हैं, जो दर्पण होता है उससे कर रहे हैं, और दर्पण में भी स्पेसिफिकली दिया हुआ है स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल गोलीय दर्पण जो होता है उस पे कैसे करते हैं। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब लाइट का, प्रकाश का अपवर्तन हम किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं। तो वही बात आ गई, वहां पर क्या हमने मिरर को यूज करना है और यहाँ पर क्या लेंस आ जाते हैं। तो लेंस के अंदर से क्या लाइट आर पार निकल जाती है, मिरर से लाइट क्या होती है परावर्तित होती है, उससे आर पार नहीं निकलती है। तो ह्यूमन आई यानी मानव की जो आंख होती है उसकी संरचना कैसी है, और आई के डिफेक्ट यानी कि आंखों के जो दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फिर ये जो चीज आ जाती है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल जो है, सौर तंत्र जो है, यानी सूर्य उसके जो चारों तरफ ग्रह जो गति कर रहे हैं। फिर उसके अंदर धूमकेतु भी आ जाएंगे आपके पास में। फिर उसके अंदर क्या है तारा मंडल भी आ जाएगा, जिसको हम क्या कह देते हैं कंस्टलेशंस कह देते हैं। फिर उसमें मून, स्टार और ये सारी चीजें क्या है कवर हो जाती हैं। तो ये सिंपल तौर पे क्या आपका सिलेबस है। तो हम बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज केमिस्ट्री से। क्या है तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, तो हम क्या टॉपिक टू टॉपिक चलते जाएंगे। जो भी टॉपिक आपके कोर्स में दे रखे हैं उन्हीं टॉपिक के हिसाब से क्या है हम अपना रिवीजन या जो क्रैश कोर्स है उसको क्या करेंगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, ठीक है।
इसको बोलते हैं परमाणु, और ये क्या कहलाता है? अणु। ठीक है, ये क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। तो सबसे पहले क्या होती है, जो भी शब्द आपको या वर्ड जो आपको दे रखा है उसकी क्या डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की डेफिनेशन की, यानी इसको हम परमाणु कह रहे हैं। ठीक है, अब ये दो तरह से क्या है आपको डिफाइन किया जा सकता है। क्या है? कई तरीके से क्या डिफाइन किया जा सकता है। तो हम हमारे तरीके से क्या डिफाइन करते हैं, तो ये क्या है डिफाइन किया जाता है केमिकल रिएक्शन से संबंध में। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके संबंध में क्या है हम इसे क्या है डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। ठीक है, इसके संबंध में रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, ठीक है, उसके संबंध में क्या इसे परिभाषित करते हैं। और इसको क्या है मैटर के संबंध में भी परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, मैटर के यानी पदार्थ जिसे हम कह रहे हैं, उसके संबंध में भी क्या है इसे परिभाषित कर देते हैं, कर सकते हैं। तो हम केमिकल रिएक्शन से पहले सबसे पहले बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोनों के अंदर एक ही शब्द आता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यानी सबसे छोटा कण। क्या कह रहे हैं हम इसे? सबसे छोटा कण। ठीक है, सबसे छोटा कण जो क्या करता है, टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे छोटा कण होता है जो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उसे हम क्या कह देते हैं? एटम, यानी परमाणु। यानी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, पदार्थ का जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम क्या कह देते हैं? परमाणु कह देते हैं। या आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण। ठीक है, तो एक चीज तो हमने वहां पढ़ ली क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब यहां पर क्या है, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस का मतलब होता है स्वतंत्र अस्तित्व। ठीक है, स्वतंत्र अस्तित्व जिसे हम कह रहे हैं, हो भी सकता है मे बी एंड मे नॉट। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये नहीं कि इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास में विशेषताएं किसकी आ गई? एटम की आ गई। अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी स्वतंत्र अस्तित्व किनका होता है, तो ध्यान रखिएगा वो होती है नोबल गैसेस। ठीक है, वो होती है नोबल गैसेस, जिसमें आपके पास हीलियम, नोबल गैसेस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास में आ जाती है। फिर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, क्सेनन और रेडॉन। ठीक है, तो इनका क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व पॉसिबल होता है। बाकी क्या है, उनका स्वतंत्र अस्तित्व, बाकी जितने भी अपने पास में क्या है तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व यानी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो उनके वो स्वतंत्र रूप में आपको नहीं मिलते, मींस एटम की फॉर्म में नहीं मिलते या परमाणु की फॉर्म में नहीं मिलते, यानी इकलौता एटम होता है उस फॉर्म में, वो उस प्रकार में या उस तरह से वो नहीं मिलते हैं, लेकिन ये क्या आपके पास में अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसे तो हमने कह दिया एटम। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की, फिर उसके बारे में दूसरी चीजें करेंगे। ठीक है, तो एक बार आपके पास में आ जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल यानी अणु। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि
ये जो होता है क्या, मॉलिक्यूल जो होता है ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, ठीक है। यानी परमाणुओं का क्या है, समूह होता है। क्या होता है, परमाणुओं का समूह होता है, ध्यान रखिएगा। ग्रुप ऑफ एटम्स यानी, तो जब ग्रुप है तो क्या है, मेड अप ऑफ 2 और मोर, ठीक है। यानी 2 व 2 से अधिक, ठीक है। परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से क्या होता है, मिलकर बना होता है। और इसकी एक विशेषता होती है कि इसका क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी स्वतंत्र अस्तित्व होता है। क्लियर, ठीक है। इसका क्या स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो बात वही आ गई यहां पर, ध्यान रखिएगा, वही करेंगे आप। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। यानी पदार्थ का, इसको हम कह रहे हैं पदार्थ का सबसे छोटा कण, ठीक है, जिसका क्या स्वतंत्र अस्तित्व होता है, क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। उसको हमने क्या कह दिया, मॉलिक्यूल कह दिया, ठीक है, यानी अणु कह दिया। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो अणु, रासायनिक अभिक्रियाएं अणुओं से ही होती हैं, लेकिन क्या है, वास्तविक तौर पर क्या है, परमाणु क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और उससे क्या होते हैं, नए उत्पाद बनते हैं, वो चीजें होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 चीजें आपके पास में आ गई, दोनों की डेफिनेशंस आपके पास में है, क्लियर कट है। तो ध्यान रखिए कि परमाणु क्या होता है और एक अणु क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में आ जाती है। अब एक चीज और आती है कि भी जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, यानी अणु जिसे हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अणु जिसे हम बोल रहे हैं, वो क्या है, 2 अलग अलग तरीके के होते हैं। क्या होते हैं, 2 अलग अलग तरीके के होते हैं। और अब एक चीज और लिख लीजिए आप, ठीक है। तो उसको हम पहले ले लेते हैं। एक होता है एलिमेंट, यानी जिसे हम तत्व कह रहे हैं, क्लियर, जिसे क्या कह रहे हैं, हम तत्व कह रहे हैं, एलिमेंट, यानी, ठीक है, यानी वो पदार्थ, क्या है, वो पदार्थ जिसमें ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। यानी ऐसा पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार, ठीक है, के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, एलिमेंट या तत्व। जिसमें केवल एक ही प्रकार के क्या है, परमाणु उपस्थित है, उसे हमने कह दिया एलिमेंट कह दिया। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास में क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है, एक अणु है, क्योंकि उसमें क्या है, 2 परमाणु है, ऑक्सीजन 2O2, पर इसके अंदर क्या है, एक ही तरह के क्या है, परमाणु है। तो ये क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है, यानी इसको क्या कह देंगे हम, तत्व कह देंगे। इसी तरीके से आपके पास में क्या आ जाता है, P4, यानी जिसको हम फास्फोरस कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फास्फोरस कह रहे हैं। इसके अंदर क्या है, 4 फास्फोरस के परमाणु है, लेकिन केवल क्या है, फास्फोरस के ही परमाणु है। तो ये भी क्या कहलाता है, एलिमेंट, ठीक है। इसको भी क्या कह देंगे, एलिमेंट। इसी तरीके से S के अंदर क्या होता है, 8 होते हैं, ठीक है। तो S8 के अंदर क्या है, 8 है, तो ये भी क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कह देंगे, एलिमेंट कह देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एलिमेंट है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिसके अंदर एक ही तरह के परमाणु होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, एलिमेंट कह देते हैं, ठीक है। तो यहां पर चीज आ गई आपके पास में। तो एक तो क्या हो गया आपके पास में, एलिमेंट हो गया, यानी मॉलिक्यूल किस फॉर्म में है, किस प्रकार में है, एलिमेंट यानी तत्व की फॉर्म में, क्या है, तत्व की फॉर्म में है। जो अणु जो था आपके पास में, ठीक है, जैसे हमने अणु कहा था, वो तत्व था जिसमें क्या है, एक ही प्रकार के क्या होंगे, परमाणु उपस्थित होंगे। दूसरा क्या आ जाता है आपके पास में, वो आ जाता है कंपाउंड,
जिसे हम कह देते हैं यौगिक। ठीक है, जिसे हमने क्या कह दिया, यौगिक। इसमें क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, इसमें क्या है, एक से अधिक तरह के क्या है, परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, एक से अधिक तरह के क्या होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यानी एक से अधिक तरह के। ठीक है, तो इसको हमने क्या कह दिया, कंपाउंड यानी यौगिक कह दिया। यहां से H2O, ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। इस तरह से आपके पास में क्या आ जाता है, HCl। ठीक है, इसी तरीके से क्या आ गया, H2SO4, ठीक है, HNO3। ये सब क्या है, कंपाउंड्स हैं। क्या है, कंपाउंड्स हैं यानी यौगिक हैं, पर मॉलिक्यूल ही हैं। तो ध्यान रखिए, मॉलिक्यूल आपके पास में क्या है, दो तरह से आ जाता है। यानी जिसको हमने अणु कहा था, वो दो तरह के अणु होंगे। एक तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट यानी तत्व, और दूसरा क्या है आपके पास में, कंपाउंड यानी यौगिक। क्लियर है, तो ये दो तरह के क्या आपके पास में अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं एक और चीज की, जिसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है, जिसे हम क्या कह देते हैं, एटॉमिसिटी यानी परमाणुकता। ठीक है, अब ये क्या होती है, व्हाट इज एटॉमिसिटी या परमाणुकता क्या होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। ठीक है, किसको हम क्या कह रहे हैं, एटॉमिसिटी, यानी पर अणु में उपस्थित की संख्या। ठीक है, अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हमने क्या कह दिया, मॉलिक्यूल कह दिया। क्या कह दिया, मॉलिक्यूल कह दिया। तो इसको हमने कह दिया एटॉमिसिटी या परमाणुकता। क्या कह देते हैं हम, एटॉमिसिटी कह देते हैं या परमाणुकता कह देते हैं। तो उसके कुछ चीजें देख लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, जैसे ऑक्सीजन है O2, ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी या परमाणुकता कितनी होगी, इसके अंदर क्या है, दो एटम्स हैं, दो, तो इसकी क्या आ गई, ठीक है, दो। इसी तरीके से H2 की कितनी आ जाती है आपके पास में, सॉरी, H2 की कितनी आ जाती है, दो। H2SO4, ठीक है, 2 3 प्लस 4 7। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई किसकी परमाणुकता कितनी है। ठीक है, किसकी परमाणुकता कितनी है। तो ध्यान रखिएगा कि नोबल गैसेस हैं, उनके लिए जो परमाणुकता या एटॉमिसिटी होती है वो होती है 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एलिमेंट फॉर्म में और क्या है, उस तरह से यौगिक नहीं बना रहे हैं, बहुत ही कम क्रियाशीलता के कारण। तो ये आपके पास में आ जाता है नोबल गैसेस के लिए ये चीजें। तो किसी भी चीज की क्या परमाणुकता क्या है आप निकाल सकते हैं, जब आपके सामने उसका फॉर्मूला हो, या आपको फॉर्मूला क्या हो याद हो, तो आप उसकी परमाणुकता क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परमाणुकता निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपके पास में आ जाती है एटॉमिक, जिसको हमने कह दिया एटॉमिसिटी। क्या कह दिया, एटॉमिसिटी। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, एटम। ठीक है, तो एटम की हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एटम। अब एटम में देखिए 3 मेन पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। ठीक है, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी जो कण होते हैं, 3 तरह के कण मिलेंगे आपको। तो वो कौन से कण हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा आपको, प्रोटॉन, और तीसरा जो होगा वो होगा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 3 तरह के क्या कर मिलते हैं आपको, कण मिलते हैं किसी भी एटम के अंदर, परमाणु के अंदर।
ठीक है, किसी भी एटम या परमाणु के अंदर जो क्या है 3 तरह के कण मिलते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, केवल एक परमाणु ही ऐसा होता है, ठीक है, पूरी ब्रह्मांड में केवल एक ही परमाणु ऐसा है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या है, जिसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, और वो होता है हाइड्रोजन। क्लियर, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे क्या है कभी कभी पूछ सकते हैं कि भी किस परमाणु में हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, सॉरी किस परमाणु में न्यूट्रॉन जो है वो उपस्थित नहीं है, तो ऐसा कौन सा परमाणु है। ठीक है, तो वो क्या अलग कहलाता है, हाइड्रोजन, क्योंकि इसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक जो होता है प्रोटॉन होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसके अंदर उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये चीज आपके पास में आ जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है आपको पता है कि क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, ऋण आवेश होता है इसके ऊपर। क्या होता है, इसके ऊपर होता है ऋण आवेश होता है, क्या ऋण आवेश होता है इसके ऊपर। ठीक है, अब इसकी खोज जो है आपको पता है किसने की थी, थॉमसन ने की थी। किसने खोज जो की थी, थॉमसन ने की थी। क्लियर है, ठीक है, थॉमसन ने की थी। अब नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, ऋण आवेश है इसके ऊपर, और इसका जो मास होता है, क्या होता है, मास जो या भार जो होता है वो होता है 9.1 - 31 kg। ठीक है, तो इतना क्या है इसका भार होता है, क्या होता है, इतना इसका भार होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव, यानी धन आवेशित होता है। क्या होता है, धन आवेशित होता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धनात्मक आवेश होता है इसके ऊपर। इसकी खोज आपको पता है गोल्डस्टीन, ठीक है, ने की थी, और इसका जो भार होता है वो एक ऑलमोस्ट AMU, एक, ठीक है, परमाणु भार इकाई, जिसको AMU को बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। AMU जो होता है आपके पास में एटॉमिक मास यूनिट, इसके बिल्कुल एक तरह से बराबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एक इतने के बराबर क्या इसका भार होता है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, और ये आपके पास में क्या है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, कोई आवेश नहीं होता है इसके ऊपर, तो ये चीज आपके पास में आ जाती है, तो ये आपके पास आ जाता है। और इसका भार भी क्या, प्रोटॉन से थोड़ा सा ही फर्क ज्यादा होता है, कुछ ज्यादा फर्क इसमें नहीं होता है। क्लियर है, और इसकी खोज जो की थी चैडविक ने की थी। ठीक है, इसकी खोज चैडविक ने की थी, तो ये चीजें आपके पास आ जाती हैं, इसको हम आगे करेंगे, यूज करेंगे, तो उसमें आ जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एक और चीज की। ठीक है, तो वो होता है चार्ज, यानी आवेश, सॉरी आवेश नहीं, आयन। ठीक है, आयन यानी आयन। ठीक है, तो आयन दो तरह के होते हैं आपके पास में, कैटायन, एनायन। ठीक है, ये है धन आवेश, और ये क्या है, ऋण आवेश। ठीक है, ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक होता है, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, धनात्मक होता है। अब देखिए, अब आयन बनता कैसे है, क्या आयन क्या है, बनता कैसे है, आयन देखिए बनता है एटम से। ठीक है, मेन फॉर्म में क्या है, एटम से बनता है आयन। ठीक है, मॉलिक्यूल से भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, परमाणु से भी नहीं बन सकता, वो अणु से नहीं बन सकता। तो हम बात करेंगे खाली एटम की यहाँ पर, कि भी एटम से आयन कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए एटम से आयन बनने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से क्या है, एटम से क्या है, आयन बनाया जा सकता है। एक, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकाल कर, क्या है, परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, तो उससे क्या है, आयन बन सकता है। क्या बन सकता है, आयन। तो यहां से क्या किया आपने, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो उससे क्या हुआ, आपके पास में आयन बन गया। और दूसरा होता है एडिशन।
ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को उसमें जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन को उसमें जोड़ दिया जाए, तो उससे क्या है, क्या बन जाएगा, वो आयन बन जाएगा, या क्या बन जाएगा, वो आयन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ देते हैं तो भी आयन बन सकता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल देते हैं तो भी क्या है, आयन बन जाता है। तो एटम इस तरीके से क्या है, आयन में कन्वर्ट हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। अब ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ऋण आवेश है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा। अब एक चीज आप और नोट कीजिएगा कि जो एटम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, मींस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी धन आवेश, धन यानी धन आवेश की कुल संख्या, ठीक है, जितने भी धनावेशित कण हैं इलेक्ट्रॉन में, सब अणु में, परमाणु में, ठीक है, उनकी कुल संख्या किसके बराबर होती है, ठीक है, कुल संख्या किसकी, धन आवेश की, और किसके बराबर होती है, कुल संख्या ऋण आवेश की। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उदासीन होता है, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं, तो किसी का भी प्रभाव नहीं रहता। ठीक है, तो ये होता है न्यूट्रल, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो अब जब भी आप इसको हटाएंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हटाने से जो ऋण आवेश की जो कुल संख्या है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर क्या है, ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज जो भी है उसकी कुल संख्या जो होती है वो कम हो जाती है, यानी लेस हो जाती है। ठीक है, लेस हो जाती है। तो इस कंडीशन में अगर आप ये प्रोसेस या ये प्रक्रम हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो परमाणु है वो किस में बदल जाएगा, कैटायन, यानी धन आवेश में। किस में बदल जाता है, धन आवेश में बदल जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, और जो धनावेश है उसकी यानी प्रोटॉन की संख्या जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई, कम बराबर अगर अपने इसको करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, धनावेश यानी कैटायन में। और अगर इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाता है, क्या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, यानी ऋण आवेशों की संख्या जो होगी वो क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज कर गई। तो इस कंडीशन में जो परमाणु है वो किस में बदल जाता है, एनायन, यानी ऋण आयन। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किस कंडीशन में ऋण आयन बनेगा, किस कंडीशन में यानी किस स्थिति में धन आयन बनेगा और किस स्थिति में क्या बनेगा, ऋण आयन बनेगा। तो ये चीज क्या है, किससे रिलेट कर रही है आपके पास में, आयन से रिलेट कर रही है। हम किससे बात कर रहे थे, आयन से बात कर रहे थे। आयन के बारे में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे कैटायन और धन आयन यानी ऋण आयन के बारे में। ठीक है, तो ये चीज आपके पास में आ जाती है। अब एक चीज, कुछ चीजें और ले लेते हैं हम। ठीक है, तो दो चीज और पढ़ लेते हैं किसी भी एटम के बारे में। ठीक है, किसी भी एटम के अंदर क्या है, कुछ विशेषताएं या कुछ जो परिभाषाएं होती हैं आपके लिए आती हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक। हम किसे कहते हैं, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, परमाणु क्रमांक। वो किसके बराबर होता है, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है।
ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है अगर हम परमाणु की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, और अगर हम इसको न्यूट्रल मान लें, क्या मान ले? न्यूट्रल मान ले, यानी उदासीन मानते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये उदासीन है इसलिए प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। ठीक है, तो वो क्या है? ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों हम यूज कर सकते हैं कि भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर भी होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा डेफिनेशन ये है। ठीक है, अगर एग्जाम में दोनों आ जाती हैं तो आपको इसको टिक करना है। क्लियर है? दोनों अगर एग्जाम में आ जाती हैं तो आप इसे टिक करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर किसको माना जाता है? परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर को माना जाता है। क्या माना जाता है? एटॉमिक नंबर को माना जाता है। और एक चीज जो आपके पास और आती है वो आती है मास नंबर, जिसे हम कह रहे हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? द्रव्यमान संख्या कह रहे हैं। और ये बराबर होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या जो होती है किसी परमाणु में क्या होती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या जो होती है किसी परमाणु में, उसको हम क्या कह देते हैं? नंबर ऑफ, क्या कह देंगे? मास नंबर, यानी द्रव्यमान संख्या कह दिया। क्या कह दिया? द्रव्यमान संख्या कह दिया हमने। ठीक है, तो किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के क्या है? बराबर है। इसको हम क्या कह देते हैं? मास नंबर या द्रव्यमान क्या कह देते हैं? संख्या कह देते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या है? हमने कुछ बेसिक चीजें किसके बारे में पढ़ी? एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में और उनके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या है? हम इनके बारे में, यानी मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जो है, और उसको आयन से रिलेट करके, क्या आयन से रिलेट करके क्या है? कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ क्वेश्चंस को क्या है? सॉल्व करेंगे, जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है जो है वो क्या है? पूरी तरीके से क्या है? क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और आपको कोई क्या है? दिक्कत नहीं आए। तो ये चीज क्या है? हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।